नमस्कार, आदाब। प्रोग्राम शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं समीना। लब पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। या लिपट जाता हूँ मैं माँ से और मायूसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गज़ल कहता हूँ, हिंदी मुस्कुराती है। ये चंद अशार हैं, लेकिन इनमें छिपा है ज़िंदगी का फ़लसफ़ा, इंसानियत का फ़लसफ़ा। एक ऐसी शख्सियत जिसने बरसों बरस अपने अशार से लोगों को न सिर्फ मुतासिर किया, बल्कि ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि दरअसल रिश्तों की हकीकत है क्या। प्रोग्राम शख्सियत में हमारे साथ हैं आज मशहूर व मारूफ शायर मुनव्वर राणा। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मगर मैं सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मगर मैं सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। लफ्जों की जादूगरी, बुलंद आवाज, रिश्तों की तर्जुमानी करता एक हसास लहजा। मतलब ये है कि थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्र मुकर्रर में जाके लेट गए। थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्र मुकर्रर में जाके लेट गए। और तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए। बड़ी बड़ी आंखों वाला एक रौबीला चेहरा, गंगा जमुनी तहजीब का नुमाइंदा, हिंदी और उर्दू अदब का अनमोल शायर, जिनकी शायरी में है एक नया रंग। मशहूर और महबूब शायर सैयद मुनव्वर अली राणा, जिनकी जबान पर महबूब के पांवों की खामोशी नहीं, बल्कि कान छिदवाती करीबी होती है। इनकी शायरी में बसते हैं मजदूर, मजलूम, गांव, खेत, खपरील और माँ, यानी जिंदगी के खूबसूरत रंग, जो रिश्तों और मोहब्बत को आधुनिक हालात में गजल के जरिए परिभाषित करती हैं। मुनव्वर राणा जिस संजीदगी से कागज पर अपनी संवेदनाओं को उकेरते हैं, उतनी ही संजीदगी और जिम्मेदारी के साथ अपना कलाम भी पेश करते हैं। मुनव्वर राणा की पैदाइश सई नदी के किनारे बसे तारीखी शहर रायबरेली की है, जहां से हिंदी और उर्दू के कई अनमोल कवि और शायर हुए हैं। इनके वालिद मोहतरम सैयद अनवर अली और वालिदा आयशा खातून, जिन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बंटवारे का जख्म भी सहा। वक्त और हालात ने इन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। तकदीर के लिखे को कौन टाल सकता है। जदीद शायरी को एक नया जाविया जो मिलना था, और तदबीर ने इन्हें एक अच्छा शायर बना दिया। मुनव्वर राणा की कई किताबें हिंदी और उर्दू में प्रकाशित हो चुकी हैं। माँ, मुहाजिरनामा, गजल गाँव, घर अकेला हो गया जैसी किताबें सर फहरिस्त हैं। मुनव्वर राणा की शायरी एक नए अंदाज में है, साथ ही गजलों के जरिए दुनिया में अमन, शांति और भाईचारे और पैगाम मोहब्बत का ये सबक भी देती हैं। यही वजह है कि आम के साथ खास आदमी इनके साथ जुड़ता जाता है। मुमकिन है हमें गांव भी पहचान न पाए, बचपन में ही हम घर से कमाने निकल आए। और शेर इसमें ये अर्ज किया है कि ऐ रेत के जर्रे तेरा एहसान बहुत है, ऐ रेत के जर्रे तेरा एहसान बहुत है, आंखों को भिगोने के बहाने निकल आए। बहुत बहुत खुशामदीद मुनव्वर राणा साहब प्रोग्राम शख्सियत में। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको अपने बीच देखकर। नहीं, बहुत शुक्रगुजार हैं
कि राज्यसभा टीवी ने मुझे इस खिदमत का मौका दिया। बातचीत की बाकायदा शुरुआत करें और शुरुआत वहीं से जहाँ से आपका ताल्लुक़ है, आपकी अपनी मिट्टी से, रायबरेली से, जहाँ आपका और आपके ख़ानदान का ताल्लुक़ रहा। बेशक बचपन के दिन बहुत खूबसूरत होते हैं, तो छुटपन के ही दिनों से शुरुआत करें। खूबसूरत यादों के साथ आप इस कार्यक्रम में अपने बचपन की यादों को हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मेरा एक शेर है कि मेरा बचपन था, मेरा घर था, खिलौने थे मेरे, सर पे माँ बाप का साया भी गज़ल जैसा था। मेरा बचपन था, मेरा घर था, खिलौने थे मेरे, सर पे माँ बाप का साया भी गज़ल जैसा था। नर्म नाजुक सा, बहुत शौक सा, शर्मीला सा, कुछ दिनों पहले तो राना भी गज़ल जैसा था। क्या बात है। बचपन कहीं भी गुजरे बहुत खूबसूरत होता है, और बचपन अगर दुख में गुजरता है तो और ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो मेरा बचपन भी बहुत उथल पुथल में रहा। वालिद साहब जब पूरा घर जब मैक्सिमम लोग पाकिस्तान माइग्रेट कर गए, तो फिर ये हुआ कि वो जो ज़मींदारी की मुट्ठी थी, वो सब ज़मींदारी की रेत सब मुट्ठी से निकल गई। तो मेरे वालिद ने फिर करीब 25 बरस ट्रक चलाया। तो बिल्कुल एक तरह की जो ज़िंदगी थी बड़ी मुश्किल सी हो गई। वालिद साहब कभी 2 दिन नहीं आते, कभी 4 दिन नहीं आते। एक पर्दादार खातून, यानी एक टाट का पर्दा जिसके पीछे मेरी माँ अपने आप को, अपने ख़ानदान की इज़्ज़त को और अपने बच्चों को महफूज रखने के लिए जद्दोजहद करती थी, तो वो मुश्किल दौर था। जैसे ये कहा जाता है कि बच्चे की सबसे अच्छी किताब माँ, बच्चे का सबसे अच्छा स्कूल माँ की गोद। उसी तरह जो छोटे से स्कूल होते हैं वहाँ बहुत केयर होती है, बहुत ख्याल रखा जाता है। और उन दिनों बड़े बड़े स्कूलों का फैशन भी नहीं था। उन दिनों स्कूल तिजारत नहीं थी, इबादत थी। शायरी का शौक़ क्या आपको विरसे में मिला? वालिद साहब को भी मैंने सुना शायद शौक़ था और वो आपको बताया करते थे। हाँ, नहीं शौक़ था, लेकिन सब बड़े मौलवी थे, बड़े ख़तरनाक वाले। तो मैंने किसी राइटअप में लिखा है कि मेरा बचपन तो उन दहशतगर्द बुजुर्गों के बीच में गुजरा है कि सिनेमा का पोस्टर देखने से पहले ही थप्पड़ पड़ जाता था। तो शायरी का शौक़ था, लेकिन सब मौलवी घराना था। हमारे यहाँ सब पढ़ाई का सिलसिला, बल्कि ये दिलचस्प बात है कि हमारे रायबरेली के जहाँ के हम रहने वाले हैं, तो उस पुरानी रायबरेली के इलाके के जितने भी हिंदू मुसलमान हैं सब हमारे घर के पढ़ाए हुए हैं। चाहे वो औरतें रही हों, वो हमारी दादी पढ़ाती थीं, फूफियाँ पढ़ाती थीं, या मर्द हों तो वो हमारे दादा पढ़ाते थे, हमारे चचा पढ़ाते थे। लेकिन जब आपने कहना शुरू किया तो फिर आपके जो बड़े बुजुर्ग थे उनका रिएक्शन क्या था? किस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया? नहीं, मेरे वालिद बहुत शान से कहते थे कि भाई मैं शायर तो नहीं हूँ, लेकिन शायर का बाप हूँ। हाँ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहते थे। समीना जी, एक बात समझ लें, आपकी तरक्की की जो बुनियादी खुशी होती है वो सिर्फ माँ को और बाप को होती है। क्या बात है। बाकी हर खुश होने वाले में कहीं ना कहीं परसेंटेज कम होते चले जाते हैं। आपने स्ट्रगल भी बहुत किया और अब आज जिस मकाम पर हैं, तो यकीनन अगर मैं आपसे कहूँ कि थोड़ा सा पीछे पलट कर देखिए और उन दिनों को आप हमारे साथ शेयर कीजिए जब आपने बेपनाह स्ट्रगल किया। असल में हमारी ज़िंदगी भी, वो किसी उस्ताद शायर का शेर है कि हमारी ज़िंदगी ऐसी है जैसे गेसुए जाना परेशान है मगर कितनी हंसी मालूम होती है। जब रायबरेली से माइग्रेट कर गए हम लोग, कलकत्ता चले गए, मेरे वालिद ने वहाँ ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया। तो मैं 8वें में था मैं उन दिनों। तो उन दिनों में नक्सल मूवमेंट का मुझे शौक़ हो गया, क्योंकि जवानी जो है वो ये सोचती है कि हर फैसला बुलेट से होना चाहिए, बैलेट से नहीं। फिर रफ्ता रफ्ता जब आदमी थकता है तब वो सोचता है कि जब उसकी मतलब उसका जोश कम होता है। तो जब मैं नक्सल मूवमेंट में मतलब नक्सली लोगों में बैठने उठने लगा 2-4, तो मेरे वालिद ने मुझे घर से निकाल दिया। तो उन्होंने कहा कि घर से निकाल दिया। मैं 2 साल तक मैं ट्रक पर घूमता रहा। वो 2 साल का पीरियड जो था, हम ये सोचते हैं कि जैसे हम अपने बच्चे को, भतीजे को, आप अपने बेटे को, लोग अपने बेटे को
अमेरिका और लंदन और यहाँ वहाँ भेज देते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन हमारे ख्याल से वो 2 साल की जो मुद्दत थी उसमें हमने पूरी दुनिया की तालीम यहीं हासिल कर ली। यानी अमेरिका ने भी मुझे यहीं आके सिखाया होगा, लंदन ने भी मुझे आके यहीं सिखाया होगा। बहुत ज़बरदस्त तजुर्बा रहा। हाँ। थोड़ा सा आगे बढ़े, लखनऊ आप आए, उस वक्त की जो अदबी महफिलें थीं उनके बारे में कोई यादगार वाक़या अगर आपको याद आता हो तो। देखिए, लखनऊ से हमारा पुराना ताल्लुक़ इस लिहाज से ज़्यादा था कि चूँकि मैं हज़रत वाली आसी का शागिर्द था, तो वाली भाई से मैंने सीखना शुरू किया। वाली भाई ने मुझे, वाली आसी साहब ने मुझे जो भी शायरी की शुद्ध मैंने सीखी वो उन्हीं से सीखी। कोई आप लोगों ने जब कहना शुरू किया उस वक्त का कोई अगर वाक़या याद आता हो तो हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए। ये दिल्ली में अंजुमन उरूज अदब का मुशायरा था। मेरे मेरे उस्ताद मुझे लेकर के आए और उन्होंने बहुत कोशिश की कि मुझे पढ़वाया जाए, लेकिन उन लोगों ने नहीं पढ़ाया। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हम किसी एक्स्ट्रा शायर को नहीं पढ़ाएंगे। मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन बहरहाल उतना मुझे कोई शौक़ भी नहीं था। खैर उन्होंने बहरहाल मलिकज़ादा और बेकल साहब के कहने पर उन्होंने पढ़वा दिया मुझे। तो वाली भाई ने उनसे कहा कि भाई लड़के के हाथ पे 100 रुपये किराए के नाम पे रख दो, लेकिन मेरे मुँह से 100 रुपये नहीं दिया। खैर बात ख़त्म हो गई, हम लोग होटल गए। वाली भाई हमारे बहुत 5 वक्ता नमाजी थे, बहुत दीनदार। खैर वो नमाज़ पढ़ने लगे फजर की और बार बार शर्मिंदा होते थे कि यार मेरी वजह से तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ा। अरे मैंने कहा छोड़िए वाली भाई, कैसी बात कर रहे हैं। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, एक बार उन्होंने यूँ जानमाज समेटी और यूँ हम लेटे हुए थे, इधर घड़ी एक लगी हुई थी और उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि बेटा एक बात कह रहा हूँ मैं तुमसे, घड़ी के हिंद से बन जाओ नंबर, कांटा तो इंशाल्लाह एक दिन दुनिया का बड़े से बड़ा तुम्हारे ऊपर रुकेगा। ये महाजिर हैं मगर हमें दुनिया छोड़ आए हैं, महाजिर हैं मगर हमें दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। महाजिर हैं मगर हमें दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। और कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं कि हम बहते हुए काजल का दरिया छोड़ आए हैं। मुनव्वर साहब, आपके कुछ दोस्त अहबाब हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, आइए आपको दिखाते हैं उनका क्या कहना रहा आपके लिए। मुनव्वर, मुद्दतों के बाद आज मुलाकात हो रही है, बड़ी खुशी हो रही है तुमसे गुफ्तगू करते हुए। हम लोग बरसों एक दूसरे के साथ रहे। कलकत्ता में तो तन्हा देखकर लोग हमें अधूरा सा समझने लगे थे। 24 घंटे तकरीबन साथ रहा हमारा। मुनव्वर राना ने अपनी शायरी में ऐसे गिरे पड़े मौज़ूआत को जगह दी जिन्हें उर्दू गज़ल वाले अछूत समझते थे। ट्रेन में झाड़ू लगाते हुए बच्चों का जिक्र करना गज़ल में, बीड़ी बनाने वाली औरतों का जिक्र करना गज़ल में, खिचड़ी बनाने का तज़किरा करना गज़ल में, और सबसे बढ़कर माँ और बहन के किरदार को गज़ल में इस्टेब्लिश करना मुनव्वर राना का बहुत बड़ा कारनामा है, बहुत बड़ा कारनामा है जो तारीख़ अदब में याद रखा जाएगा। आदाब। हमारे भाई मुनव्वर राना बैक वक्त पाए के शायर हैं, अदब परस्त हैं और मुशायरों की महफ़िलों की रौनक हैं और मुश्तरका तहज़ीब की शायरी करते हैं, मुहब्बत की शायरी करते हैं। हम ज़ाती तौर पे ये कहेंगे कि वो हमारे भाई की तरह हैं और इंसान दोस्त हैं, हसास हैं और अपने दोस्तों का हर वक्त ख्याल रखते हैं। उनकी शायरी में गांव की मिट्टी की खुशबू भी है और शहर की आपाधापी भी। उनकी शायरी और उनके परस्तारों में पीरो जवान भी हैं और बच्चे भी हैं। और हाँ, ख़ास करके उनकी शायरी जो माँ के लिए है, माँ के कदमों के तले जन्नत है, ये उन्होंने अपनी शायरी में क्या खूबसूरती से बताया है। आपकी कलम इसी तरह बखूबी चलती रहे हमेशा। क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? हाँ, मेरे लिए बहरहाल बहुत एजाज़ की बात है कि
कामना बहन बहुत हमसे मोहब्बत करती हैं, बहुत हमारा ख्याल करती हैं और बड़ी जानकार हैं उर्दू की। हाँ, वो दिखाई नहीं देती लेकिन बहुत पढ़ी लिखी खातून हैं, शेर की रूह तक पहुंचती हैं। जहाँ तक डॉक्टर मुजफ्फर हनफी साहब का मामला है, मैंने मुजफ्फर हनफी साहब को पढ़ने के बाद शेर कहना शुरू किया। तो आज भी मेरा ये दावा है कि जितने शेर मुझे डॉक्टर साहब के याद होंगे उतने उनको अपने शेर नहीं याद होंगे। हाँ, तो डॉक्टर साहब बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक हैं, लेकिन चूंकि बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते हैं और जाहिर सी बात है हमारे मतलब उस्ताद की का दर्जा रखते हैं, वो हमारे बड़े भाई का दर्जा रखते हैं। तो जैसे दुनिया में सब चीज़ें हासिल करनी चाहिए वो फ़न उनको नहीं आता है। तो मुजफ्फर साहब, आपसे बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे। ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए प्रोग्राम शख्सियत। और ब्रेक के बाद प्रोग्राम शख्सियत में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ मशहूर व मारूफ शायर मुनव्वर राना हैं। मुनव्वर साहब, माँ आपकी इंस्पिरेशन रही हैं। आपकी शायरी में माँ का जिक्र बहुत तेरी बार होता है, बहुत प्यारी है माँ। हाँ, मैंने ये कई जगह लिखा भी है और असल में वजह यही है कि अपनी माँ से जब मोहब्बत करना शुरू की तो ये लगा कि दुनिया की हर माँ की शक्ल एक ही जैसी होती है। अगर एक मामूली सूरत शक्ल की औरत को महबूब बना लेते हैं हम, तो मेरी माँ भी मेरी महबूब होनी चाहिए। आलोचकों ने, तनकीद निगारों ने, क्रिटिक्स ने हंगामा कर दिया कि साहब गज़ल के माने महबूब से बातें करना है। तो मैंने कहा कि साहब जब आचार्य तुलसीदास के महबूब भगवान राम हो सकते हैं तो मेरी महबूबा मेरी माँ क्यों नहीं हो सकती है? वो माँ जिसने मेरी पैदाइश में 9 महीने अल्लाह का हाथ बटाया, अपनी कोख उधार दी ऊपर वाले को, तब हम पैदा हुए। तो हमने कहा नहीं, हम माँ पे हम शेर कहेंगे। मैंने माँ पे शेर कहना शुरू किया। कुछ याद आता हो तो सुनाइए हमारी हाँ, ऑडियंस के मैं सुनाता हूँ। मैं आपको एक वाक़या मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। जब पोस्टमार्टम हाउस में शनाख्त के लिए एक माँ दाखिल होती है अपने बेटे के, तो वहाँ अंधेरा रहता है बहुत, तो वो सिर्फ यहाँ मस्तक पे हाथ रखती है और फ़ौरन कह देती कि ये मेरा बेटा नहीं है, और अचानक किसी मस्तक पर हाथ रखती है और वो बेहोश हो जाती है। यानी आप ये समझिए कि इतनी थपकियाँ उसने दे रखी होती हैं कि उस माँ के हाथ में घाट बन जाते हैं अब बेटे के मस्तक के। क्या शेर ये है कि मुख्तसर होते हुए भी ज़िंदगी बढ़ जाएगी, माँ की आंखें चूम लीजिए रोशनी बढ़ जाएगी। मैंने किसी शेर में कहा है कि यूं तो अब उसको सुझाई नहीं देता, लेकिन माँ अभी तक मेरे चेहरे को पढ़ा करती है। बहुत खूब। यूं तो अब उसको सुझाई नहीं देता, लेकिन माँ अभी तक मेरे चेहरे को पढ़ा करती है। यूं टटोलती हैं, टटोल के ठीक हो भैया? हम बोले हाँ अम्मी ठीक है। एक दिन हमने कहा अम्मी तबीयत मेरी ख़राब थी। हमने कहा अम्मी अब हम बूढ़े हो रहे हैं। कहेंगे तू कैसे बूढ़ा हो जाएगा? जिसकी माँ जिंदा होती है वो बूढ़ा नहीं होता है। मैं बहुत रोया। मैंने फिर एक शेर कहा कि कल अपने आप को देखा था माँ की आंखों में, ये आईना हमें बूढ़ा नहीं बताता है। मिलता जुलता है सभी माँओं से माँ का चेहरा, गुरुद्वारे की भी दीवार न गिरने पाए। वो हिंदुस्तान जहाँ गंगा को हम माँ कहते हैं, जमुना को हम माँ कहते हैं, सरस्वती को हम माँ कहते हैं, यहाँ तक कि हम गाय तक को माँ कहते हैं, वहाँ अगर हम माँओं के साथ अगर हम ये सलूक करें कि उनको ओल्ड एज होम में भेजें, उनको अलग कमरों में रखें, उनके साथ अगर अच्छा सलूक न करें, तो ये मतलब ये इस देश के लिए बुरा है। तो ये सोचकर मैंने शेर मैंने कहना शुरू किया। हमें इस मुल्क को उस तरफ लाने के लिए कुछ न कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे। मसलन माँ की दवा के लिए अगर हम 10,000 देते हैं तो इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं है। मेरे जैसे आदमी को अगर 24 घंटे के लिए इनकम टैक्स का महकमा दे दिया जाए तो मैं ये ऑर्डर कर दूं कि 10 लाख रुपए माँ पर दवा के लिए खर्च करने वाले पर 1 करोड़ रुपए की इनकम की छूट दी जाएगी। क्या बात है। मुल्क की बात आपने की, तो सांप्रदायिकता से जंग आपकी बड़ी पुरानी है। यू बिलीव मी समीना
कि मुझे मालूम ही नहीं था कि ये, मतलब मैं 15-16 बरस का हो गया था, मुझे नहीं मालूम था कि हिंदू मुसलमान क्या होता है। हमारा बचपन ऐसा था कि जितनी छतें थी हमारे यहाँ रायबरेली में, तो वो छतें किसी हिंदू या किसी मुसलमान की थी नहीं, सब मेरी बुआओं की थी या मेरी मौसी की थी। मेरे वालिद के इंतकाल के बाद जब हमारे पड़ोस में बारात आ रही थी तो उन लोगों ने कहा कि गाना यहाँ पर वो करीब आकर के यहाँ बाजा मत बजाइएगा, यहाँ पर हमारे एक पूर्वज थे अनवर राना, उनका इंतकाल हो गया है। तो उन लोगों ने कहा कि साहब वो तो मुसलमान थे। तो कह लगे इससे क्या हुआ, हमारे बुजुर्गों ने रा से राम कहना तो उनके ही पूर्वजों से सीखा है। तो आप ये देखिए कि हम उस मुल्क के रहने वाले, उस शहर के रहने वाले, हम तो आई कैन नॉट टॉलरेट। मैंने शेर कहा कि ये देखकर पतंगे भी हैरान हो गई, अब तो छतें भी हिंदू मुसलमान हो गई। तो मैंने इस तरह के मैंने शेर कहा कि शहर को फिरका परस्ती की वबा खा जाएगी, शहर को फिरका परस्ती की वबा खा जाएगी, ये बुजुर्गों की कमाई दाश्ता खा जाएगी। वाह वाह। शहर को फिरका परस्ती की वबा खा जाएगी, ये बुजुर्गों की कमाई दाश्ता खा जाएगी। अपने घर में सर झुकाए इसलिए आया हूं मैं, इतनी मजदूरी तो बच्चे की दवा खा जाएगी। बहुत खूब। तो मेरी गजल है कि न मैं कंघी बनाता हूं न मैं चोटी बनाता हूं, न मैं कंघी बनाता हूं न मैं चोटी बनाता हूं, गजल में आप बीती को मैं जगबीती बनाता हूं। और गजल वो सिन्फ नाजुक है जिसे अपनी रिफाकत से वो महबूबा बना लेता है, मैं बेटी बनाता हूं। बहुत खूब। गजल वो सिन्फ नाजुक है जिसे अपनी रिफाकत से वो महबूबा बना लेता है, मैं बेटी बनाता हूं। मेरे आंगन की कलियों को तमन्ना शाहजादों की, मेरे आंगन की कलियों को तमन्ना शाहजादों की, मगर मेरी मुसीबत ये है मैं बीड़ी बनाता हूं। शेर इसमें यह है कि मुझे इस शहर की ये समीना बहन, तुम्हारे हवाले से, तुम्हारी राज्यसभा टीवी सुनने वाली तमाम बेटियों का और बहनों का नाम ये शेर है। मुझे इस शहर की सब लड़कियां आदाब करती हैं, मुझे इस शहर की सब लड़कियां आदाब करती हैं, मैं बच्चों की कलाई के लिए राखी बनाता हूं। क्या बात है। मुझे इस शहर की सब लड़कियां आदाब करती हैं, मैं बच्चों की कलाई के लिए राखी बनाता हूं। और शेर यह है कि हुकूमत का हर एक इनाम है बंदूक साजी पर, मुझे कैसे मिलेगा, मैं तो बैसाखी बनाता हूं। मुझे कैसे मिलेगा, मैं तो बैसाखी बनाता हूं। मुनव्वर साहब, आपके कुछ और अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, आइए देखते हैं उनका क्या कहना रहा। मुनव्वर राना भारत के बहुत बड़े शायर हैं, उनकी बहुत ही अच्छी शायरी मैंने सुनी है, और ख़ासकर जो उन्होंने मुहाजिरनामा लिख दिया, ये तो गज़ब की शायरी है। जो 1947 या उसके आसपास भारत से कई लोग मुहाजिर गए थे पाकिस्तान, और बाद में वहाँ पहुँच के पछतावा हुआ कि क्या हमने गलती कर दी। कोई इलाहाबाद का था, कोई लखनऊ का था, कोई दिल्ली का था, कोई राजस्थान का था। वहाँ पहुँच के उनको लगा कि किसी विदेश में आ गए हैं और अपना गंगा जमुना की ज़मीन को छोड़ दी बेवकूफ़ी में। बड़ा पछतावा हुआ, मगर अब एक बार चले गए तो अपनी इंडियन नेशनैलिटी तो खो दी, और भारत का वीज़ा मिलना बड़ा पाकिस्तानियों को मुश्किल हो जाता है। तो बड़ा पछतावा हुआ, तो उसी का उन्होंने जिक्र किया, और बहुत ही बढ़िया उनकी वो नज़्म है। ऐसा मैंने बहुत ही कम पढ़ी है। नॉर्मल लाइफ में बहुत ही बेहतरीन आदमी हैं, बहुत ही शाइस्ता आदमी, बहुत ही कल्चर्ड आदमी, बहुत तहज़ीब के आदमी, बड़ी मधुर भाषा बोलते हैं। मुनव्वर राना साहब के बारे में मुझे कुछ कहना, और ये हो कि कुछ समय में कहना, कुछ सीमाओं में कहना, तो मेरे लिए बड़ा कठिन सा हो जाता है, क्योंकि आपके पास एक 20 बरस की यादें होती हैं, तो उस 20 बरस की यादों को बड़ा मुश्किल होता है कि आप बहुत कम लफ्ज़ों में कह सकें। मुनव्वर राना साहब हर रिश्ते में जीते हैं, रिश्तों के साथ जीते हैं, और शायद यही उनको बड़ा शायर बनाती है। शायद यहीं से वो संवेदनाओं के शब्द पाते हैं, जब वो एक एक रिश्ते को महसूस करते रहते हैं। यानी मुनव्वर राना अपना जो व्यक्तित्व है वो लाद के ओढ़ के नहीं चलते, वो महानता को ओढ़ते नहीं, बल्कि रिश्तों को जीते हैं, और हमको आपको महान लगते हैं, आने वाली नस्लों को महान लगेंगे, और आज के दौर में वो लगते हैं अपने समय के सबसे बड़े शायर, सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत ही सरल, सहज और सच्चे इंसान हैं।
कैसा लगता है जब लोग आपके लिए सरल, सहज और रिश्तों में जीता हुआ एक इंसान बताते हैं आपको? नहीं, ये मोहब्बत है उन लोगों की, और मतलब ये कि वो तो उनका शाद अदीम आबादी का शेर है कि अब तक एक उम्र पे जीने का ना अंदाज़ आया, ज़िंदगी छोड़ दे पीछा मेरा मैं बाज आया। तो अब तो बेटे 60वीं सीढ़ी पर पैर रखने के बाद तो अब ये सोचते हैं कि मतलब जो अब तक गुजरी है, फ़कीरों में उठे बैठे हैं, शाहाना गुजारी है, अभी तक जितनी गुजरी है फ़कीराना गुजारी है। बहुत खूब। सेकुलरिज्म पर आपकी राय ज़रूर जानना चाहेंगे। सही मायने में अगर सेकुलरिज्म की बात की जाए, है क्या? यानी हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म की जो मिसालें हैं वो इस तरह की हैं कि एक बहुत मशहूर वाक़या है। ग़ुलाम गौस खां महारानी झांसी का तोपची खड़ा हुआ है अंग्रेज़ों से मुकाबले के लिए, और महारानी से इजाज़त लेता है कि अगर हम इस तरफ से हम फायर करते हैं, तोप चलाते हैं, तो एक मंदिर जद में आता है, और अगर हम इसका रुख यूँ करते हैं तो एक मज़ार जाता है। महारानी हुक्म फरमाए कि ग़ुलाम गौस आपका खादिम क्या करे? महारानी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मज़ार में सो रहे फ़कीर की नींद में खलल न पड़े, मंदिर हम फिर से बनवा देंगे। तो अब इससे आगे इस मुल्क में सेकुलरिज्म के लिए क्या कहना है? ये हमारा मुल्क जो है ये सेकुलरिज्म की यूनिवर्सिटी है। चलते चलते मुनव्वर साहब, चूँकि हमारे कार्यक्रम की एक ख़ास बात ये भी है कि यकीनन फिल्मों ने कहीं ना कहीं आपको भी मुतासिर किया होगा। कोई एक गीत अगर आपको इस वक्त याद आता हो जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें अपनी पसंद का? चलिए, इसमें हम आपकी पसंद शेयर किए लेते हैं। नहीं, मेरे को तो बहुत से गाने पसंद है। आप अपनी पसंद का कोई एक गीत बता दें। नहीं, मुझे वो शहरियार का वो गीत जो है वो मुझे बहुत पसंद है। इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों हैं। इन आँखों की मस्ती के इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों से वाबस्ता, इन आँखों से वाबस्ता, अफसाने हजारों हैं, अफसाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती। तो मुनव्वर साहब, आप आज हमारे इस प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपके राज्यसभा टीवी के माध्यम से, ज़रिए से मैं तमाम हिंदुस्तान के लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि कल कोई भी संसद हो, कोई भी सदन हो, कोई भी दरबार हो, कोई स्टेज हो, कोई हुकूमत हो, आप ही को होना है, आप नौजवानों को, बेटों को होना है। और मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश कर सकता हूँ कि बस इतनी इल्तिजा है, तुम इसे बर्बाद मत करना। बस इतनी इल्तिजा है, तुम इसे बर्बाद मत करना। तुम्हें इस मुल्क का मालिक मैं जीते जी बनाता हूँ, न मैं कंघी बनाता हूँ, न मैं चोटी बनाता हूँ, गदल में आप बीती को मैं जग बीती बनाता हूँ। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो शख्सियत में आज फ़िलहाल इतना ही। एक और ताबिंदा सितारे के साथ आपसे होगी जल्द मुलाकात। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।